नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 11 दिसंबर 2024 को टारगेट मानते हुए पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज ये वीडियो जो है वो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी के आगे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं मैं कि आपको इन जो वीडियो है इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। वीडियो को आप स्टॉप करेंगे और इसके सही जवाब बताएंगे। देखिए, यहाँ पर एक से अधिक कथन सही हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से कथन सही हैं। इसलिए आप कथनों को पढ़ें और देखिए कौन सा कथन सही है। तो ये रहा। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टॉप करके इसका जवाब बताइए, मैं आपको इनका जवाब बताता हूँ। क्वेश्चन है, अधिगम प्रबंधन प्रणाली यानी LMS के मामले में निम्नलिखित में कौन सही है। अब आपको LMS के अब बारे में बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं सही है। सही कथन आपको बताने हैं कुल मिला के। देखिए, पहला कथन है LMS एक सॉफ्टवेयर है। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को LMS के बारे में पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर दिया है LMS एक सॉफ्टवेयर। हाँ, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर है जो टीचिंग के काम आता है। तो LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जा सकता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। वर्चुअल इसका यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन टीचिंग में यूज़ किया जाता है, इसलिए आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। LMS एक हार्डवेयर है। देखिए, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि LMS एक सॉफ्टवेयर है। क्या ये सॉफ्टवेयर है? LMS का उपयोग ऑनलाइन क्विज प्रश्नोत्तरी के लिए किया जाता है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है कि इसका उपयोग क्विज और प्रश्नोत्तरी के लिए किया जाता है। LMS का उपयोग संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ये कथन गलत है। वेबसाइट बनाने का काम नहीं, बल्कि इसका काम है ऑनलाइन पाठन के लिए, टीचिंग के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। यानी कथन कौन कौन से 1, 2 और 4 सही हैं। यहाँ हम देखेंगे नीचे कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए, एन एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये सही है। कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप, ये भी सही है। हार्डवेयर नहीं है ये। यूज फॉर ऑनलाइन क्विजेस, ये सही है। क्रिएट इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये गलत है। यानी पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे। ये देखिए, तो ये देखिए सी ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। अब देखिए दोस्तों, टीचर सेंटर्ड मेथड में आप जानते हैं कि इसमें बच्चा निष्क्रिय होगा। देखिए कौन सी विधि। सबसे पहले समस्या समाधान। अब देखिए, इसमें समस्या समाधान में क्या होता है, शिक्षक जो होता है वो बच्चे को प्रेरित करता है कि बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान खुद से ढूंढे। तो यहाँ पर बच्चा एक्टिव रहता है, यानी ये तो नहीं है, ये तो छात्र केंद्रित विधि है, यानी ये शिक्षक केंद्रित नहीं है। परिचर्चा, इसमें भी बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, ये भी शिक्षक केंद्रित नहीं है। परिप्रेक्ष्य अधिगम, ये भी होता है इंक्वायरी बेस, इसमें भी बच्चा किसी भी चीज़ की तह तक जाते हैं, उसके इंक्वायरी करता है, सब जांच पड़ताल करता है, तब जाके कोई निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो यहाँ पर भी बच्चा एक्टिव रहता है। यानी ये तीनों जो विधियाँ हैं वो छात्र केंद्रित विधियाँ हैं। लेकिन जो ये निदर्शन विधि यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर बच्चों को तरह तरह की चीज़ें दिखाकर बच्चों को समझाता है, जिसमें बच्चा कुछ क्रिया नहीं करता, बच्चा केवल देखता है, सुनता है, लेकिन बच्चा इसमें एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, बच्चा केवल देखता सुनता है, बच्चे के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो ये जो मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो यही हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी देखिए दोस्तों, एक से अधिक कथन सत्य हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो 5वां पॉइंट है, इसका 5वां पॉइंट ये यहाँ पर आ गया है। ये 5 पॉइंट हैं इसमें। देखिए, इंग्लिश का 5वां पॉइंट यहाँ ऊपर आ गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ लें इसे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सही हैं। अब देखिए, जो
आपकी पाठचर्या होती है वो उसके बारे में कौन से कथन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम। पहला कथन है पाठचर्या को नियमित रूप से अशोधित किया जाना चाहिए। द करिकुलम शुड बी रेगुलरली अपडेटेड, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि पाठचर्या को बढ़ते आधुनिकीकरण समाज के हिसाब से अपडेट करते रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठचर्या में केवल सैद्धांतिक संकल्पनाएं ही होनी चाहिए। अब देखिए ये जो केवल ऑप्शन ही है ये एक निगेटिव ऑप्शन होता है, निगेटिव पॉइंट होता है ये। तो ओनली आप जानते हैं ये निगेटिव होता है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट्स नहीं होने चाहिए बल्कि इसमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी होने चाहिए, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। पाठचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं को निगमित किया जाना चाहिए। द करिकुलम शुड बी अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है ये कि जो पाठचर्या है तो उसमें उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो हमारे देश के संविधान के नियमों और मूल्यों के अनुसार, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ ना हो जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ हो, ये बात इसमें कही गई है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पाठचर्या को उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए, हाँ ये भी बिल्कुल कथन सही है। पाठचर्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, नहीं दोस्तों ये कथन गलत है। पाठचर्या को छात्र केंद्रित होना चाहिए ना कि शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कथन सही हैं, पहला, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पहला, तीसरा, चौथा इस राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से परीक्षण के सामान्य मानदंड कौन से हैं परीक्षण के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के कॉमन क्राइटेरिया क्या हैं। पहला है देखिए प्रशासनिक स्थिति, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस। अब देखिए परीक्षण के सामान्य जो मानदंड है उसमें प्रशासनिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब टेस्ट होता है तो जो क्लास है उसका एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान देना जरूरी है। जैसे वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वहाँ पर शांति का माहौल हो ताकि बच्चे आराम से अपने प्रश्न उत्तर अपना टेस्ट मतलब दे पाएँ आसानी से। तो प्रशासनिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल है, ये कॉमन क्राइटेरिया है प्रशासनिक स्थिति। उच्च कोटि चिंतन कौशल के सभी प्रश्न। अब देखिए उच्च कोटि चिंतन कौशल के देखिए जरूरी है, लेकिन सभी प्रश्न, तो यहाँ सभी प्रश्न अगर आया है तो ये गलत हो जाएगा। सभी प्रश्न नहीं होने चाहिए उच्च कोटि के, तो फिर बच्चा जो सामान्य बच्चे हैं वो सब इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद समय सीमा। देखिए समय सीमा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि जब आप सामान्य जो क्राइटेरिया आप देखें टेस्टिंग का तो उसमें समय सीमा का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये भी सही है। प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल है, कुछ प्रश्नों की प्रकृति भी बहुत मैटर करती है, आप किस तरह के प्रश्न रख रहे हैं। अंक आवंटन, ठीक है, अंकों का आवंटन किस तरह किया गया है। बड़े प्रश्नों के लिए बड़े अच्छे प्रश्न नंबर, छोटे प्रश्नों के लिए छोटे अंक, कम अंक का प्रश्न होना चाहिए, ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर एक ही जो क्राइटेरिया है वो गलत है, वो है कि सभी क्वेश्चन कठिन ना हो, सभी क्वेश्चन उच्च कोटि के ना हो, बल्कि मिश्रित क्वेश्चन हो, ठीक है, सरल क्वेश्चन भी हो, कठिन क्वेश्चन भी हो, इस तरह का मिश्रण ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो कथन है यानी कथन नंबर 2 जो है वो गलत है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा सही है। यानी पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर ऊपर हिंदी में दिया हुआ है, नीचे आपको इंग्लिश में दिया है। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों ये दिया है सर मना चित्र, माइंड मैप्स। अब देखिए माइंड मैप का रिलेशन किससे, शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थियों के पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना, प्रतिमान वास्तविकता, स्वशिक्षा उपकरणों का उपयोग, प्रश्नोत्तरी के उपयोग द्वारा सीखना। अब देखिए मैं आपको इसके इन सभी के बारे में बताता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। देखिए सबसे पहले माइंड मैप्स क्या होते हैं। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने मन में ही, यानी अपने ही जो किसी चीज़ को सीखने के लिए वो अपनी तकनीकें खुद से बनाता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक से याद कर लेते हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं माइंड मैप, मना चित्र गणना, ठीक है। इसके बाद गेमिफिकेशन का, गेमिफिकेशन होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए उसको गेम के रूप में बना दें। जैसे हम लोग किन्हीं क्वेश्चन, जैसे हम लोग बुक को पढ़ने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, वो बोर हो जाते हैं, तो उसका क्या बना दिया गया है, ऐप बना दिए गए हैं। ऐप में आप खोलेंगे
तो क्विजेस के रूप में आ रहे हैं। क्विजेस के रूप में जवाब देने पर आपको तालियां बज रही हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी जब हो जाती है तो हम लोग इनको और लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का होता है गेमिफिकेशन। इसके बाद है देखिए उत्क्षेपित यानी फ्लिप्ड कक्षा। फ्लिप्ड कक्षा दोस्तों ये होती है, इसमें जो लर्निंग प्रोसेस होता है जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जैसे अब जो नॉर्मल कक्षा होती है उसमें क्या होता है, टीचर ने किसी चैप्टर को पढ़ाया, फिर टीचर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तब आप उसके जवाब बताएं। लेकिन फ्लिप्ड कक्षा में क्या होता है, टीचर पहले से ही बता देता है कल मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, आप ये इस टॉपिक को पढ़ कर आना। जो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ कर आते हैं तो क्वेश्चन टीचर आते ही आते साथ में पढ़ाते भी जा रहे हैं और उसके क्वेश्चन ही पूछते जा रहे हैं आगे से आगे। तो बच्चे उसको पहले से ही पढ़ कर आए हैं तो उसका जवाब बता रहे हैं, तो इसे बोलते हैं फ्लिप्ड कक्षा। ठीक है। ICT आधारित शिक्षा आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो रियलिटी जो होती है वो कैसी होती है, रियल नहीं होती है, मतलब कि उस तरह का होता है आपको एक मतलब कुल मिला के कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा होती है। अब देखिए माइंड मैप्स, तो देखिए क्या होता है, स्व शिक्षा उपकरणों का प्रयोग क्या करता है बच्चा, इसमें अपने शिक्षा उपकरणों का प्रयोग करता है। गेमिफिकेशन वाले जानते हैं, प्रश्नोत्तरी का उपयोग द्वारा सीखना, क्विजेस की लर्निंग थ्रू क्विजेस के थ्रू द्वारा सीखना। और जो उत्क्षेपित जो कक्षा होती है फ्लिप्ड कक्षा, उसके बाद शिक्षक की व्याख्या के पूर्व यानी अलाउइंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द टॉपिक बिफोर द टीचर्स एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों ICT आधारित शिक्षण पद्धति क्या होती है, प्रतीयमान वास्तविकता। यानी देखिए क्या हो जाएगा, ए का 3-4-1-2 क्या सही जवाब हो जाएगा, 3-4-1-2 यानी क्या ऑप्शन नंबर सी 3-4-1-2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। माइंड मैप्स आप देखेंगे यहाँ पर, यूज़ ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स, गेमिफिकेशन, लर्निंग थ्रू क्विजेस, फ्लिप्ड क्लासरूम आप जानते हैं, और ये है। ठीक है, इस तरह का ये जवाब हो जाएंगे। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट इसी तरह से लाते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। अब देखिए मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, तो इन द लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे कथन दे रखे हैं। मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, डेटा की व्याख्या, उद्देश्यों और निकषों यानी क्राइटेरिया को स्थापित करना, निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्रवाई करना। तो देखिए जब टीचर किसी भी चीज़ की मूल्यांकन व्यवस्था की प्रक्रिया जब बनाता है, तो सबसे पहले वो डिसाइड ये करता है कि वो बच्चे को सिखाना क्या चाहता है। ठीक है, और वो अपने विद्यार्थियों से किस तरह की उम्मीद करता है कि उसे क्या आना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले वो क्या रेडी करता है, इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो पहले आएगा। सबसे पहले वो क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा, तो यानी सबसे पहला ये होगी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है मापन उपकरणों का विकास और उपयोग। अब इसके बाद वो पहले उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्या सिखाना चाहता है, उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछेगा, मापन उपकरणों का विकास और उपयोग कराएगा। मतलब वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ताकि उसे पता चले कि बच्चे कहाँ तक जानते हैं और कहाँ के बाद मुझे अपना काम शुरू करना है। यानी मापन उपकरणों और विकास का उपयोग करेगा। यानी इसके बाद पहला कथन आ जाएगा ये। इसके बाद डेटा की व्याख्या क्या आएगा, डेटा की व्याख्या। अब जब बच्चा शिक्षक को अपने उत्तर जवाब देगा, तो उस जवाब की मतलब मदद से शिक्षक ये समझेंगे कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है। ठीक है, उनके जवाब से ही शिक्षक समझ पाएगा, उस डेटा की व्याख्या से ही समझ पाएगा कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, अगला जो कदम होगा वो शिक्षक का होगा। तो अब जो निर्णय होंगे वो शिक्षक के होंगे, निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। यानी फिर आएगा चौथा। इस तरह से पॉइंट रहेंगे 3-1-2-4। क्या आंसर रहेगा, 3-1-2-4। 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3-1-2-4। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी विधियों केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड चैलेंजेस
मेथड्स प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट सेंटर मेथड प्रेजेंट चैलेंजेस टू स्टूडेंट्स। आपके पास ऑप्शन है सेल्फ डायरेक्टेड मेथड, एक्टिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थी केंद्रित आपको विधि बतानी, इसमें से विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। अब देखिए जो यहाँ पर स्व अधिगम है, ये देखिए बच्चा खुद से सीखता है, ठीक है, आप खुद से सीखता है, लेकिन इसमें बच्चे के सामने चुनौतियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती, ठीक है। ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। तो यहाँ पर देखिए ये विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, इस बात को यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर रही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्वाधिगम ठीक है, लेकिन यहाँ पर चुनौतियों वाली बात नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ देखें सहयोगात्मक अधिगम, ये भी देखिए चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों के सामने चुनौतियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती, बल्कि बच्चे आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये भी इसका आंसर नहीं है। आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम, अब देखिए यहाँ पर ये तो आगमनात्मक शिक्षण जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चे उदाहरण से सीखते हैं खुद से, इसमें भी बच्चे खुद से सीख रहे हैं, इसमें कोई चुनौतियाँ नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो सक्रिय अधिगम होता है, इसमें जो टीचर होते हैं वो बच्चे को एक्टिव रखने के लिए उनके सामने चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, और बच्चे अपनी सक्रियता से, यानी कि अपने गतिविधियाँ करके और अपने विचार विमर्श द्वारा इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, उनका हल खोजते हैं। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देखिए तो ये हमारा आंसर नहीं है, स्वाधिगम नहीं है, आगमनात्मक शिक्षण नहीं है, ये भी नहीं है, सक्रिय अधिगम बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि इसी में जो होते हैं तो विद्यार्थियों के समझ चुनौतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं और विद्यार्थी इनका सक्रिय रूप से समाधान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है, और बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से भी इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए सत्यनिष्ठा आपको मिलाना है, तो क्या होगा, सत्यनिष्ठा होता है हमारा कि सही कार्य करना, डूइंग अ राइट थिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इंटीग्रिटी मतलब डूइंग द राइट थिंग। समूह कार्य, ग्रुप वर्क आप जानते हैं, म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन, समूह कार्य परस्पर सहायता और सहयोग करना। अनुशासन आप जानते हैं, अनुशासन मतलब होता है समर्पण और अथक परिश्रम, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि डिसिप्लिन का डेडिकेशन एंड रिलेंटलेस हार्ड वर्क, अथक परिश्रम। सकारात्मक आप जानते हैं कि अच्छी वृत्ति रखना, पॉजिटिव, हैविंग अ गुड एटीट्यूड, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 4 2 1 क्या हो जाएगा, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 3 4 2 1 बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 19, इसमें भी आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। ये देखिए हिंदी में, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और इसका सही जवाब बताएं। इसके बाद इस इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका सही जवाब बताएं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब बताना है। देखिए सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन, स्थानांतरण मूल्यांकन, संकलनात्मक और उपचारात्मक। अब जानते हैं, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट को हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कह देते हैं, ठीक है। और स्थानांतरण प्लेसमेंट मूल्यांकन कब होता है, जब हम लोग किसी कोर्स में कई कोर्स ऐसे होते हैं जिनको जो करने के लिए हम लोग उसके लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसे बोलते हैं प्लेसमेंट मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन आप जानते हैं, ये जैसे स्कूल में जो यूनिट टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली हो गए, फाइनल हो गए, ये जो होते हैं ये समेटिव होते हैं। उपचारात्मक आप जानते हैं कि जब ये सारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तब उसमें बच्चे की कहाँ कमी रह गई, इसको दूर करने के लिए जो नए तरीके, उसका उपचार जो किया जाता है वो होता है उपचारात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए पहला है प्रवेश परीक्षा कराई गई, प्रवेश परीक्षा। तो देखिए ये तो स्थानांतरण मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन प्रवेश परीक्षा के लिए होती है। यह विद्यार्थी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर, अब देखिए समापन आ गया, गतिविधियों के समापन पर कौन सा होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। ये होता है उपचारात्मक, बच्चे का किस वजह से कमज़ोर रहेगा, किस वजह से इसके मार्क्स कम आए, तो ये होता है उपचारात्मक मूल्यांकन। और ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन, यह विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ये इसके सही जवाब है, यानी कि 2 1
4 3, 2 1 4 3, ठीक है। इसका ये हो जाएगा और ये 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 2 1 4 3। इसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्टडी, देखिए यहाँ पर देखें, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, या इसका फुल फॉर्म है सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पायरेशनल माइंडफुलनेस। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आप इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, हम इसका जवाब आपको नहीं बताएंगे। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।